आपसे बात कर लूँ। भादरा का उप जिला अस्पताल हमने लास्ट बजट 2023-24 में स्वीकृत करवाया था। नवंबर 2023 को टेंडर अप्रूवल और वर्क ऑर्डर जारी हो गए और ये तय करा गया साथियों की राय से, शहर की परिस्थितियों को देखते हुए और इस हॉस्पिटल की पिछले 3 साल में कामयाबी को देखते हुए कि शहर के ऐसे बीच की जगह में जहाँ 500 से लेकर के 700 लोग और 1000 लोग पैदल आकर के अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं। आप देखोगे कि जब ज्यादा सर्दी नहीं बचेगी तो यहाँ कम से कम 1300-1500 लोग डेली आएंगे। ओपीडी होंगे, रजिस्टर्ड ओपीडी 800-900 तो आज के दिन ओपीडी है। उसका सीधा सा फायदा मिलता है जनता को। मुख्यमंत्री जो भी मुख्यमंत्री होता है, जो भी सरकार होती है, उसकी योजनाओं का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब आदमी आते हैं, गरीब आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो स्वास्थ्य परीक्षण में निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क ओपीडी, ये तीनों फायदा आम आदमी को मिलते हैं। 1300 से लेकर के 1500 लोग यहाँ करके चेक करवाते हैं। वर्क ऑर्डर जारी हो गया। काम चुनाव की वजह से शुरू नहीं हो पाया क्योंकि जो पुराना भवन है वो तोड़ करके 3 मंजिला भवन बनना है और 3 मंजिले भवन की बाकायदा टेंडर अप्रूवल हुआ, उसकी तकनीकी स्वीकृति हुई, फिर टेंडर अप्रूवल हुआ। आज मैं जिक्र सुन रहा हूं, मैंने सीएमएचओ से बात करी, ब्लॉक सीएमएचओ से बात करी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी चर्चाएं, मौका देखने भी गए कि हॉस्पिटल बाहर ले जाएंगे। जगह कौन सी है, क्या है, वो तो अलग बात है। ये हॉस्पिटल बाहर ले जाने का कंसेप्ट ही गलत है। आप ये कहोगे कि जी ये जगह थोड़ी है या पार्किंग नहीं होगी। पार्किंग की तो तुम खुद खिलाफ थे, भाजपा के लोग। पार्किंग के लिए बाकायदा हमने व्यवस्था करी हुई थी, वहां 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गए। पार्किंग तो तुमने खुद हटाई है, तुम पार्किंग का क्या रोना रो रहे हो। सवाल ये कि इस हॉस्पिटल में इतनी जगह है, जैसे एसएमएस 11 मंजिल टावर बन सकता है, तो इस हॉस्पिटल में 3 मंजिला टावर, 3 मंजिला हॉस्पिटल हमने स्वीकृत कराया। आप हिसार के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल देखोगे, एक बीघे में ये तो कम से कम 3, 3.5, पौनी 4 बीघा जमीन है, इसमें 3 मंजिला भवन बन सकता है। इसलिए किसी एक्शन ने, किसी एससी ने, चीफ ने टेंडर को अप्रूवल करा है और राज्य सरकार के एनएचएम के डायरेक्टर ने वर्क ऑर्डर जारी करें। तो ये गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं कि इस हॉस्पिटल को बाहर ले जाएंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बतौर पूर्व विधायक मेरा मानना स्पष्ट है, अगर ये हॉस्पिटल बाहर जाता है, बाहर ले जाने की साजिश करी जाती है, तो सीधा का सीधा प्राइवेट हॉस्पिटलों को फायदा देना और भूमाफियों को पालने की धंधा है, न कि जनता के लिए फायदा। जनता को भारी नुकसान होगा और जो जनता को नुकसान करने की कोशिश करेगा, हम बिल्कुल मजबूती के साथ विरोध करेंगे, लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन, जुलूस, जो भी होगा हमसे संघर्ष के जो भी तरीके होंगे, संघर्ष करेंगे, इस हॉस्पिटल को यहीं रखने का काम करेंगे। इस मुद्दे पर हमारी राय ये है। उसके बाद शहर में पिछले 2 महीने में ये समझ लो आप, भयंकर तरीके से चोरी हुई है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और चोरों का इतना बड़ा दबदबा है, इतना बड़ा बोलबाला है। चोरी सर्दियों में आई बार होती है छोटी मोटी, लेकिन अब की बार जो चुनाव परिणाम के बाद चोरियां बढ़ी हैं, मैं समझता हूं कि पहले क्या होता, चोर आता, ताले तोड़ लेता और ताले तोड़ करके चोर चोरी करके भाग जाता। चोरों के इतने हौसले बढ़े हुए हैं, चोर ताला नहीं तोड़ के लेके गए, गेट उखाड़ ले गए और अभी तक चोरी पकड़ी नहीं गई। मैं समझता हूं जनप्रतिनिधि को नींद कैसे आती, एमएलए को नींद कैसे आती। हमारे जमाने में चोरी हो जाती। एक बार सीरियल चोरी हुई 2020 में, आपके चैनलों के माध्यम से, मैं जयपुर था, मीटिंगें थी कमेटियों की, चैनलों के माध्यम से, आपके इस अखबार के माध्यम से मुझे पता चला। तो ये इतनी बड़ी हमने फोन पर मीटिंग करी, एसपी, डिप्टी, सब लोगों को, एसएचओ, तीनों थानों के एसएचओ, सबको लगाया और उस सीरियल चोरी को रोकने का काम करा। उसके बाद कभी भी सीरियल चोरी नहीं हुई। आज इस तरीके से नशेड़ी इस इलाके में चोरी कर रहे हैं और चोरों का अभी बता रहे हैं, कल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि मोटरसाइकिल गिरोह पकड़ लिए। मोटरसाइकिल गिरोह यहां सक्रिय नहीं है, भादरा में तो सीधा नकदी सामान उठाने वाले सारे के सारे चोर सक्रिय। इसकी वजह है
पूरे के पूरे प्रशासन का, पुलिस का ध्यान लगा दिया सारे के साधन पकड़ने में, लकड़ी के साधन पकड़ने में, पूरे के पूरे प्रशासन को डीजल पकड़ने में, बंदी बटोरने में लगा दिया। यही शासन में फर्क होता है। आप क्या काम लेना चाहते हो? प्रशासन को पूरा का पूरा इन तीनों कामों में लगा दिया, जिससे भारी लोगों के चालान कटे, डीजल में कार्रवाई हुई, लकड़ी में कार्रवाई हुई। जो लोग दिन तोड़ते थे, बैरानी क्षेत्र में इतना बुरा हाल है, अगर फसल नहीं है वहां, किसी आदमी के घर में 20,000 की जरूरत पड़ जाए, वो आदमी 20,000 रुपए के इकट्ठे करने के लिए उसके पास एक तरीका है कि वो खेत में से लकड़ी ले, उस लकड़ी पर इस तरीके से शिकंजा कसने, सिर्फ एक लगन कि बंदी कैसे बांधी जाए। ये भादरा की जनता के साथ 2 महीने में बहुत बुरा हुआ है। ये काला सपना था लोगों के लिए। ये काला सपना ऐसा बुरा सपना होगा कि लोगों से पिछले 5 साल में जिस तरीके से चैन की बंसी बजाई लोगों ने, कभी पुलिस सड़क पर नहीं मिली, कभी लकड़ी वालों को, डीजल वालों को किसी ने परेशान नहीं करा। मैं समझता हूं अगले 58 महीने लोगों के कैसे कटेंगे, लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात ये कि एमएलए लैंड और दूसरे विकास के काम, मेरे पास काश्तकारों के फोन आते हैं, साहब हमारे खड़े का क्या होगा? हमने 95 करोड़ के वर्क ऑर्डर करवा करके काम कार्य आदेश शुरू कर दिए थे, कार्य आदेश दे दिए थे। ईंटें थी नहीं भट्ठों पर चुनाव से पहले, तो काम में ये सोच रहे थे भी ईंटें बड़ी आ जाएं, क्योंकि इतना बड़ी रकम 112 करोड़ रुपए बार बार नहीं मिली। ईंटें बड़ी आ जाएं, उसके बाद काम करेंगे। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सरकार भी बदल जाएगी और एमएलए बदल जाएगा, खाड़ों के काम नए वर्क ऑर्डर नहीं हो रहे, जो पहले वर्क ऑर्डर हुए थे वही काम स्टार्ट है। बाकी उसके अलावा सारे खाड़ों के काम पेंडिंग। और किसानों के एक ही फोन आते हैं, साहब हमारे बजट का क्या रहेगा? मैं समझता हूं नई सरकार की जिम्मेदारी है। जो बजट हमने पहले 112 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया था, बचे हुए खाड़े बनाएं, बचे हुए के टेंडर लगाएं, और जिनके वर्क ऑर्डर 95 करोड़ के वर्क ऑर्डर हो चुके थे खाड़ों के, उनके काम स्टार्ट कराएं। इसके अलावा जो जो विकास के काम, चाहे जल जीवन मिशन का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, जो भी काम है उस काम को तीव्र गति से प्रारंभ करने की कोशिश करें। एक जो टेंडर कैंसिल हो गया शहर की योजना का, 100 करोड़ की योजना, कोई जल जीवन मिशन में नहीं है वो योजना। इसके लिए राज्य सरकार ने पैसे दिए थे और राज्य सरकार के स्तर पर ही प्रयास करके शहर को मीठा पानी पिलाने की जो हमारी योजना थी उसको सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। पैसा तो हमने स्वीकृत कराया हुआ, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हालांकि हम ही कर रहे हैं उम्मीद, लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी। लोग तो समझते हैं कि 100 करोड़ रुपए इकट्ठे अब मिलेंगे नहीं, लेकिन वो पैसे स्वीकृत हैं, इसलिए उन पैसों को लैप्स होने देने की बजाय रीटेंडर कॉल करके तुरंत प्रभाव से शहर की स्कीम पर काम करें। हालांकि मैं शहर के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपके बहुत सारे पानी की खपत को हमने हल्का कर दिया। जोगीवाड़ा आपके यहाँ से पानी जाता था शहर से, अब आने लग गया सागड़ा से पानी। पटुआ गांव में सागड़ा से पानी आने लग गया। आपके डोबीबाज, धौलपाड़िया, राजपुरा, सब में शहर से पानी जाता था। उसने वहां हमने राजपुरा के वाटर वर्क्स को कामयाब कर दिया, वहां के स्टोरेज में पानी जाने लग गया माइनर से। अब शहर पर दबाव कम बचा है, लेकिन फिर भी शहर के लोग जो 15 दिन खराब पानी पीते हैं, उसके लिए बड़ी 100 करोड़ की योजना है। इसको सिरे चढ़ाने का काम करें और खड़ा निर्माण तुरंत प्रभाव से शुरू करवाएं। जो विकास के काम, जहां एमएलए लेड के काम भी रुके हुए हैं 2023-24 के, वो एमएलए लेड के काम भी तुरंत प्रभाव से शुरू करवाएं। इसके अलावा हमने 16 तारीख को भारत बंद का संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, उसके लिए भी आपसे चर्चा करनी है। भारत बंद में जो किसान गांव में रहता है, वो गांव में अपने सारे काम बंद रखेगा। एक तरीके से पूरे देश का, विभिन्न ट्रेड यूनियनों का भी है, विभिन्न किसान संगठनों का भी है, विभिन्न मजदूर संगठनों का भी है, सारे के सारे लोगों का भारत बंद में समर्थन रहेगा। और उसमें जितना भी बंद कर पाएंगे लोग, साधन से लेकर के, व्यापार से लेकर के, हर काम उस भारत बंद में शामिल रहेगा, जिसमें मजबूती के साथ किसान जिस तरीके से ट्रैक्टर लेकर के आए थे परेड करने के लिए 26 जनवरी को, उसी तरीके से मजबूती से आएंगे। लास्ट बात है फसल बीमा क्लेम की। कुछ स्कीमों, कुछ पॉलिसियां थी जिनके बीमे अटके हुए थे।
अक्टूबर से पहले पहले स्टैक की जो बैठक हुई थी सीएम साहब की अध्यक्षता में, जो वार्ता हुई, उसके बाद स्टैक की बैठक हुई 27 सितंबर के करीब, उसमें तय हो गया था कि जो जो आक्षेप हैं जिले से कलेक्टर आक्षेप हटा करके भेजेंगे। अक्टूबर में आक्षेप हटा करके भेज दिए थे, और जो जो पॉलिसियां पेंडिंग है तुरंत प्रभाव से फसल बीमा क्लेम, चाहे 20 की कुछ पॉलिसी 20 का बड़ा बीमा लोगों के आ चुका है, 99.99% एक प्रतिशत कुछ पॉलिसियां 3400 विवादित पॉलिसियां थी जहां से विवाद उठा था। उसके बाद 2020 की 35 पटवार मंडलों में से 17 पटवार मंडलों के आक्षेप हटा करके भेज दिए थे, जिनके हमने सबूत दे दिए थे मूंग की फसल के सिर्फ। उसके बाद जो 22 में कुछ आक्षेप थे, और 22 रबी का कुछ बीमा, चने का भी बाकी है, सारे बकाया बीमा क्लेम तुरंत प्रभाव से जारी करें। और अभी ये जो 23-24 रबी का है, इस रबी के बीमे के लिए सरकार गिरदावरी करवाए। लोगों ने चना बोया हुआ था, चना जल गया या बीजमारी होगी, उगा नहीं, उस चने का बाकायदा प्रीमियम कटा है, उसके लिए गिरदावरी करवाएं और समय आने पर क्रॉप कटिंग करवा करके लोगों को बीमा दें। फसल बीमा पर जो सैटेलाइट का आदेश करा भारत सरकार ने करा। मैं एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नीति बनाने का काम भारत सरकार करती है, स्टेट नीतियां नहीं बनाती। भारत सरकार ने सैटेलाइट से बीमा, जहां क्रॉप कटिंग के इश्यूज आ जाएं, वहां स्टेट की एजेंसियों पर जिम्मेदारी समझने की बजाय भारत सरकार ने यह कहा था कि फसल बीमा में सैटेलाइट से भी बीमा क्लेम निर्धारण होगा। हम उसको वापस करने की मांग विधानसभा में भी हमने जब एमएलए थे उठाई थी, और अभी भी उस मांग को दोहरा रहे हैं। तुरंत प्रभाव से सैटेलाइट का बनकर क्रॉप कटिंग से बीमा दिलाएं। इन सब मुद्दों पर आपसे बात करनी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विरोध इसलिए नहीं करा, गांव की संस्था है, कल को ये कहें गौशाला को आमदनी हो रही थी, विधायक जी ने मना कर दिया। लेकिन उस समय अगर इनके दिमाग में ये बात थी तो वहां पहले उस समय कहते कि हॉस्पिटल यहां बनाओ। और किस चीज का डेवलपमेंट? कॉलेज ले गए ना कल जगह, काय का डेवलपमेंट हुआ है? उससे ज्यादा एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा में डेवलपमेंट ज्यादा होगा। आप देखते रह जाओगे, एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा की लोकेशन किस जोन की लोकेशन है, वहां वो कॉलेज इतने डीपली ले गए, हमारी मजबूरी होगी, 5 कमरे ऑलरेडी वहां बढ़ गए थे, इसलिए वहां भवन बनाना। एक साइड तो वहां नगर पालिका का कूड़ादान बना दिया, और एक साइड वहां गवर्नमेंट कॉलेज का भवन स्वीकृत कर दिया। मक्खियां ही मक्खियां हैं। और एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा की लोकेशन, प्राइम लोकेशन जाकर के देखिए आप, कितनी जोरदार है। शिकरोड़ी की लोकेशन देखिए आप, शिकरोड़ी जो ये आईटी कॉलेज पूरा बन जाएगा, भवन बन जाएगा, इस रोड पर देखना आप विकास। आप उस रोड पर लेके जाना चाहते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां लेके जाना चाहते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहां दीन दुखी जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल दीन दुखी लोग जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये उठाना चाहते थे ना हनुमानगढ़ टाउन से उठा करके रे जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहां ले जाना चाहते थे। जनता ने भारी विरोध करा। मैं तो अकेले प्रशासन को ही नहीं कह रहा हूं, जनता को भी कह रहा हूं आपके माध्यम से, जनता को भारी विरोध करना चाहिए। मेरी बात पर यकीन मत करिए, आप जाइए दिन में 4 घंटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठ के टकटकी लगा के, आप देखना कितने लोग पैदल आते हैं उसमें। वो लोग शहर के नहीं है क्या? अब आप मेडिकल बाहर चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे भाई? ये हॉस्पिटल बाहर क्यों चले जाएगा भाई? ऐसी कौन सी वजह है? शहर के बीचों बीच उपयुक्त ऐसे हॉस्पिटल के लिए तो हमने अंडरब्रिज बनाया है। हॉस्पिटल में कनेक्टिविटी आसानी से, अंडरब्रिज इसलिए बनाया सिर्फ जनाजा लाने ले जाने के लिए और हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचने के लिए। बाईपास होकर के हॉस्पिटल आने का कंसेप्ट पहले होता तो हम अंडरब्रिज बनाते नहीं, लेकिन वह ऐसा पहली बार है। राज बहुत बार बदले हैं, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। नाम जरूर बदलते देखे, काम रुकते और काम रोकते और काम होल्ड करते हमने नहीं देखा। रही बात यह कि वो ये पहले चुनाव में मुद्दा बनाते थे कि पिछली सरकार ने कर्ज ज्यादा ले लिया। कर्ज की एक सीमा होती है, कर्ज जब और मिलता नहीं दिखा तो भारत सरकार ने अपना बजट एस्टीमेट छोटा कर दिया। राजस्थान सरकार ने बजट एस्टीमेट बड़ा इसलिए करा था कि कर्ज मिलना आसान था, मिल रहा था। लास्ट में 8,500 करोड़ रुपए जो राजस्थान सरकार ने उधार लिए थे, उस उधार से जितने कॉलेज, स्कूल, सड़कें, पुल, हॉस्पिटल, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज जितने हुए, खाड़ा निर्माण, नहरों के निर्माण, एनीकेट, बांध, जितने लास्ट बजट में
विकास का काम हुआ है, मैं समझता हूं राजस्थान में ये एक चिरस्थायी याद रहेगी और ऐसा कोई सरकार नहीं कर पाएगी। और ऐसा मजबूती के साथ काम धरातल पर उतारने का जो करा था, इसको रोकने की जो कोशिश करी गई है भजनलाल सरकार द्वारा, पर्ची सरकार द्वारा, ये बेहद ही कमजोर कदम है। इसको फौरन सरकार को वापस लेकर के विकास के कामों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए ताकि जनता को फायदा हो। मंत्री जी ने जो बजट दिया है उस बजट पर थोड़ी राजनीति कर लेते हैं, तो उनको कहना चाहता हूं ये ऐसी अच्छी राजनीति मत करिए और तहसील के अंदर विकास के जो काम हो रहे हैं उनको प्यार प्रेम से जैसे हमने चलाया वैसे चलाइए। उस दिन लोगों का क्या होगा, बड़ी भारी चिंता का विषय। अभी एक्सीडेंट होया हुआ एक छोरा सरदारपुरा, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, 6 लाख रुपए लग गए, परिवार के 10 फोन आ गए। आज के दिन 6 लाख रुपए किसी किसान परिवार से इकट्ठे होने बहुत मुश्किल बात। वो बेचारे ढूंढ रहे हैं पैसे कहां से, कैसी व्यवस्था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना इतना बड़ा सहारा थी लोगों के लिए। खैर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, है पार्थ तेरे दुख का कारण तो शोक। प्रदेश की जनता को चिंता हो रही है बड़ी भारी कि 58 महीने कैसे निकले। इस भारी चिंता के बीच मैं तो राजस्थान सरकार से अपील करूंगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का आप नाम भजनलाल योजना कर लीजिए, पर वो 25 लाख रुपए का पैकेज लौटा दीजिए और हर आदमी जो 750 रुपए एक साल का पैसा दे दे, सरकार को पॉलिसी के पैसे दे दे, बीमा पॉलिसी के, एक साल लोगों को आप बीमित करिए, चिरंजीवी योजना का फायदा दीजिए। आप अपना नाम कर लो भाई, बिल्कुल आप चुनाव जीते हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप भजनलाल योजना नाम कर दो, आप और कोई योजना नाम कर दो, आप पर्ची योजना नाम कर दो, मुख्यमंत्री पर्ची योजना चलेगी, स्वागत करेंगे, पर लोगों को राहत दे दो। एक और बड़ी बात, जो हालांकि वो फैसला बदल दिया गया, ओपीएस की बजाय एनपीएस के जरिए नियुक्ति दी गई कृषि विभाग में। साथ ही 2 दिनों से खबर आ रही है कि 4 इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वापस हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया। और कुछ एक मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, उनका भी बयान पढ़ रहा था कि अब अकबर को नहीं पढ़ाया जाएगा, उसकी जगह सावरकर को पढ़ाया जाएगा, बहुत से चेंजेस आएंगे। क्या ये पैटर्न आप कितना ठीक मानते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वापस बंद कर देना, ओपीएस को बंद करना, एनपीएस शुरू करना, साथ ही जो एक प्रकार से सब्जेक्ट में बदलाव किया जा रहा है बहुत सा, उसको कैसे देखते हैं? मुझे तो उसी दिन समझ में आ गई जिस दिन मदन जी दिलावर को बनाया था शिक्षा मंत्री, इसी काम के लिए बनाया उनको। वो तो आप कम पढ़े लिखे, उनको कुछ छाप के दे देगा, ये करना वो करेंगे, उनका खुद का दिमाग थोड़ी विचारो। मदन जी बड़े सज्जन आदमी है, शंख है वो शंख, उनको जितना कोई बजाएगा उतने बज जाएंगे। तो ये चेंज करना, सिलेबस चेंज करना, तो ये तो उनकी पहली रणनीति रही है। एनसीईआरटी में खूब करे उन्होंने, भाजपा सरकार ने। लेकिन सवाल ये कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल बंद कर दिए और अभी क्या है, ये माहौल बनाना शुरू करा ना इन्होंने। आपके पत्रकार के नाम से भी एक ज्ञापन चला था कि ये स्कूलों में बच्चे कम है, इसको गर्मोन्नत गलत करवा दिया। आपके पत्रकार ने खंडन भी करा था उसका। ये तो स्कूल बंद करेंगे, इंग्लिश मीडियम तो हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद स्कूल बंद करेंगे। 49 स्कूल कन्वर्ट है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये तो कम करेंगे। ये तो पहले ही पता था, शिक्षा विरोधी है भाजपा। ये थोड़ी चाहते हैं सरकारी स्कूल मजबूत हो, ये थोड़ी चाहते हैं सरकारी हॉस्पिटल मजबूत हो। ये तो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष के लोग हैं, इसलिए इनसे ये उम्मीद करना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाएंगे, नहीं, मुझे तो लगता नहीं। और जो करें बंद करें, ये घोर निंदनीय कदम है और राजस्थान प्रदेश की जनता ने बहुत गलत फैसला लिया, नेतृत्व का पतन करा है। वसुंधरा राजे से लेकर के हमारे बाबूजी तक और मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, अटल आडवाणी से लेकर के मुरली मनोहर जोशी तक जो नेतृत्व का ह्रास हुआ है, इसे कहते हैं तानाशाही। मुसोलिनी हिटलर के बाद दुनिया का तीसरा तानाशाह उभर रहा। हे भारत के लोगों, संविधान को बचाना है तो इस तानाशाह को हराओ। और एक विभिन्न दल के लोगों, अगर आज भी तुम्हें गलतफहमी है कि ये सीट तो हम जीत जाएंगे, ये सीट तो हम जीत जाएंगे, अगर तुमने सेक्रीफाई नहीं करा, बलिदान नहीं दिया, कुर्बानी नहीं दी, मिलकर के इसको नहीं हराया, तो एक ऐसा तानाशाह होगा जो न आपकी सुनेगा
और न ही देश में कानून और संविधान बचेगा। आपने जिक्र कर लिया, बात यहां तक आ गई। इसका नुकसान सिर्फ विपक्ष के लोगों को नहीं, बड़ा नुकसान जो झेलना पड़ा है वो पक्ष के लोगों को झेलना पड़ा है। विपक्ष के लोग तो फिर भी बीच बीच में चिल्ला लेते हैं। धन्यवाद हेमंत सोरेन को, जिस पर आरोप है कि आपने 12 पट्टे 12 भूखंड कैसे ले लिए और 36 लाख रुपए 33 लाख रुपए घर में कैसे मिल गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो हेमंत सोरेन को धन्यवाद कि उन्होंने जेल चुनी मोदी और शाह के पैर पकड़ने के अलावा। लेकिन जिन्होंने मोदी और शाह के पैर पकड़ लिए उन लोगों की हालत जेल से बाहर रहते हुए बदतर है। जस्ट लाइक वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे क्यों चुप हो गई मुझे पता नहीं। ये बीच बीच में, या फिर वसुंधरा राजे चुनाव में घर बैठ जाती, कांग्रेस को 150 सीटें आती। वसुंधरा राजे अगर नहीं फिरती राजस्थान में थोड़ी बहुत सीटें नहीं आती। पर वसुंधरा राजे चुप क्यों हो गई। मैं तो कहता हूं राजे से कि हेमंत सोरेन से सीखो। जरूर आदिवासी का बेटा है, जरूर शिबू सोरेन का बेटा है, लेकिन आपसे मजबूत है। उसने तो आज भी बताया कि जेल ठीक है, मोदी और शाह के चरणों में नहीं जाएंगे, जेल में मरना ही ठीक है। सिसोदिया से सीखो, संजय सिंह से सीखो। और ये बातें कोई सुनता है, कोई देखता है तो उसको अचंभा होता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और पूरी दुनिया में लोग, मेरा एक दोस्त रहता है अमेरिका में, उसने एक दिन मेरे पास लेख भेजा था मुसोलिनी को, मैंने पहली बार उस दिन पढ़ा। पूरी दुनिया में यह अचंभा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आज जिस तरीके से राजनीतिक दलों की हालत रशिया में है, एक दिन ऐसी हालत हिंदुस्तान में हो जाएगी। जिस तरीके से यूक्रेन को तबाह करा है रशिया ने, पुतिन की सैनिकपन ने, उससे न सिर्फ यूक्रेन तबाह हुआ है, तुम्हारे बच्चों की एमबीबीएस छूटी, बल्कि रशिया की सेना का बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हुआ है, खत्म हुआ है। और रशिया की आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ा है। इसलिए इस डेमोक्रेसी को सुंदर बनाने के लिए आप मोदी, शाह, जो तीसरे मुसोलिनी और हिटलर बनने जा रहे हैं, इनको रोकिए। ये सबका काम है, अकेले विपक्षी दलों का नहीं, सब लोगों का काम है। सकते हैं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि चुनौतीपूर्ण कार्य, जब तक कोई व्यक्ति सदन में नहीं पहुंचेगा तब तक शायद ही सत्ता के खिलाफ बोल पाएगा। सड़कों पर आजकल सुनने वाले कम ही बचे हैं। लोकसभा को लेकर के हमारी पार्टी ने गठबंधन से चूरू सीट मांगी। अगर इंडिया गठबंधन में चूरू सीट मिलती है तो हमारी दावेदारी है। और अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। पर मैं तो सारे दलों से कहना चाहता हूं कि सीटों का सेक्रीफाई करो और जरूर नहीं बलवान पुनिया चुनाव लड़े। ये तानाशाह को खत्म करो देश, यही आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद।